या स्टार्ट सम एमसीक्यूज ऑन विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के को लेकर के आज हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइटनेस को लेकर के कुछ बात किया गया है। राइटनेस इन द सेंस की उसमें एक उन्होंने बताया है कि राइटनेस इज ऑल आकर्स। ये जो फ्रेज है राइटनेस इज ऑल आकर्स, ये किस में घटित हुआ या किस में आया हुआ है? राइटनेस राइटनेस ये एक्चुअली में किंग लियर के में आया हुआ। क्यों? किंग लियर का जो एज है वो ओल्ड हो चुके हैं, तो राइटनेस इज ऑल ये बात जो है किसमें आई है? ये बात किंग लियर में आई है। इसमें शीट में आंसर भी दिया हुआ है, और ये जितने क्वेश्चन इधर ये बता रहे हैं सब पीजीटी और टीजीटी में आ चुके हैं। सो एक एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि शेक्सपियर का लाइन, शेक्सपियर की कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइटनेस इज ऑल आकर्स इन, राइटनेस जो इज ऑल जो ये फ्रेज है क्या है? विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजिडी है, जो 4 ग्रेट ट्रेजिडीज विलियम शेक्सपियर की थी, जिसमें हुक्म को शॉर्ट फॉर्म में उसको हुक्म कहा गया। उसमें ये दूसरी रही। यस से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, किंग लियर तीसरी रही, जिसमें 1602, 1604, 1605, 1606 इस तरह से करके आए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, आप भी इससे वाकिफ है कि एसी ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजिडी पर एक बहुत बड़े क्रिटिक है। उन्होंने एक क्रिटिकल बुक लिखा जिसका नाम शेक्सपियरियन ट्रेजिडी है। तो एसी ब्रैडले की जो किताब है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, एसी ब्रैडले की किताब शेक्सपियरियन ट्रेजिडी ये कब पब्लिश हुई है? 1904 ईस्वी में पब्लिश हुई है। ये कई बार मैंने बताया है, कई प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बातें शेयर की है कि एसी ब्रैडले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी है ये कब पब्लिश हुआ है? एसी ब्रैडले की शेक्सपियरियन ट्रेजिडी 1904 ईस्वी में पब्लिश हुआ है, और एसी ब्रैडली शेक्सपियर पर एक बड़े ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा एक क्वेश्चन है कि टॉमस एंड हेनरीटा बाउलर, टॉमस और हेनरीटा बाउलर जो थे उनका एक एडिशन आया हुआ था शेक्सपियर को लेकर के, जिसका नाम था द फैमिली शेक्सपियर। जिसका क्या नाम? द फैमिली शेक्सपियर। दो क्रिटिक है, एक का नाम टॉमस है और दूसरे का नाम हेनरीटा बाउलर है। उनका एक एडिशन आता है द फैमिली शेक्सपियर गेव राइज टू द वर्ड बॉल्दीराइज। यहीं से जो है एक शब्द की शुरुआत हुई जिसका नाम क्या था? बॉल्दीराइज था। व्हाट डज इट मीन? बॉल्दीराइज का क्या मतलब होता है? ये लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, और आपको ये भी पता चल रहा है कि बॉल्दीराइज का जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बॉल्दीराइज जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हेनरीटा बाउलर जो थे उनके नाम पर ये आया हुआ। तो कौन से दो नाम है? एक नाम टॉमस है, दूसरा नाम क्या है? हेनरीटा बाउलर। आप मेरे साथ जोर से बोलिए इन दोनों नामों को। टॉमस है एंड दूसरा क्या नाम है? हेनरीटा बाउलर। जस्ट प्रोनाउंस दीज टू नेम्स। या साक्षी, के हेमराज, अनम्यूट एंड प्रोनाउंस दीज टू नेम्स, टॉमस एंड हेनरीटा बाउलर। इनका एक एडिशन आया था जिसका नाम द फैमिली शेक्सपियर है। इन्होंने जो है बाउडलेराइज वर्ड को क्या किया? पॉपुलराइज किया। क्वेश्चन ये है कि बाउडलेराइज जो वर्ड का मतलब क्या होता है? जो बाउडलेराइज वर्ड है इसका क्या मतलब? व्हाट डज इट मीन? इस शब्द का क्या मतलब होता है? द एक्सपर्गेशन ऑफ indelicate language, the modernization of archaic vocab, the insertion of bawdy songs, the expansion of female. Answer A is the right answer. इसका मतलब होता है द एक्सपर्गेशन ऑफ इनडेलिकेट लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जो अपने में क्या हो? इनडेलिकेट हो। क्या हो अपने में? दैट लैंग्वेज इज व्हाट? दैट लैंग्वेज इज इनडेलिकेट। एक्सपर्गेशन, उन्होंने बताया कि हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है जो क्या होगा? जो इनडेलिकेट होता है। डेलिकेट तो जो होता है क्या होता है? नाजुक होता है। इनडेलिकेट का मतलब कि
जो कि रफ लैंग्वेज हो, जो कि कह सकते हैं कि रफ है, और इस तरह की लैंग्वेज को लेकर के। सो यहाँ पे उन्होंने किसको बताया, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द एक्सपर्गेशन, एक्सपर्गेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपर्गेशन का मतलब ये है कि कोई चीज एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, ओमिट कर देना। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज जो अपने में इनडेलिकेट लैंग्वेज थी, उस इनडेलिकेट लैंग्वेज को, उसकी कटनी छटनी करना, उसको निकाल देना, ओमिट कर देना, उसको आप कह सकते हैं कि नॉट टू यूज करके जो है, इस तरह से उसका क्या मतलब होता है? बॉल्दराइज शब्द का मतलब होता है। अगर कभी भी कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉल्दराइज, तो बॉल्दराइज का मतलब है द एक्सपर्गेशन ऑफ इनडेलिकेट, जो इनडेलिकेट लैंग्वेज है उसको, उसका एक्सपर्गेशन करना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्गेशन? ओमिट, एक्सक्लूड, या यू कैन से कि उसको शार्ट आउट करना, नॉट नॉट टू यूज दैट लैंग्वेज, दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज? शेक्सपियर के वो कौन से कंटेम्परेरी थे जिन्होंने ट्रेजेडी नहीं लिखा है? थॉमस किड ने ट्रेजेडी लिखा है, याद होगा, थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है। क्रिस्टोफर मार्लो ने भी ट्रेजेडी लिखा हुआ है, उनका डॉक्टर फास्टस है, जीव ऑफ माल्टा है, टैम्बरलेन है। बेन जॉनसन ने भी ट्रेजेडी लिखा हुआ है, उनकी ट्रेजेडी का नाम सिजेनस और कैटिलीन है। बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि बेन जॉनसन की ट्रेजेडी का नाम सिजेनस और कैटलीन है, क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी का नाम जो है टैम्बरलेन है, डॉक्टर फॉस्टस है, जीव ऑफ माल्टा है। थॉमस किड की ट्रेजेडी स्पेनिश ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसने नहीं लिखा? जॉन लाइली ने नहीं लिखा। जॉन लाइली ने प्रोज रोमांस लिखा था, और उनके प्रोज रोमांस का नाम यूफ्यूज है। उसी पर एक स्टाइल बनी, यूफीइज्म बना, यूफीइज्म बना। तो आपने ये भी समझ लिया, लेकिन सबसे कठिन ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बताया था कि टॉमस और हेनरीटा बाउलर जो है, ये दो राइटर रहे हैं। इनका एक एडिशन आया हुआ था, इन दोनों लोगों का मिला करके एक एडिशन आया था जिसका नाम था द फैमिली शेक्सपियर। उसमें उन्होंने एक नए वर्ड का इजाद किया जिसका नाम था बॉल्दराइज। उसका क्या मतलब होता है? बॉल्दराइज का मतलब इनडेलिकेट लैंग्वेज का या रफ लैंग्वेज को ना यूज किया जाए, उसको ओमिट कर दिया जाए, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। वही क्या कहा गया? द एक्सपर्गेशन ऑफ इनडेलिकेट लैंग्वेज। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। इस कॉलम को हमें मैचिंग करना है, और उस मैचिंग में क्या मैचिंग करना है? शेक्सपियरियन एक्टर्स पीरियड, शेक्सपियर से जुड़े हुए जो एक्टर्स रहे हैं वो किस पीरियड के रहे, ये सब के सब जो है शेक्सपियर के एक्टर्स रहे, मतलब शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं उनके, उनका रोल इन्होंने स्टेज पर प्ले किया। जिसमें एक आपके एक्टर डेविड गैरिक हैं, दूसरे जॉन जाइल गढ़ हैं, तीसरे हैं हेनरी इरविंग हैं, चौथे हैं थॉमस बेटर्टन है। तो मैं फिर से बता दूं, एक कैरेक्टर डेविड गैरिक है, दूसरे कैरेक्टर हैं जॉन, कैरेक्टर नहीं बल्कि एक्टर जॉन गाइल गढ़ है, हेनरी इरविंग है, थॉमस बेटर्टन है। ये सब क्या है? शेक्सपियर से जुड़े हुए एक्टर्स हैं। शेक्सपियर का जो प्ले है, जब भी ये कभी परफॉर्म किया गया तो उनके कैरेक्टर्स का रोल इन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन इनका समय क्या रहा? आंसर जो दे रहा, आंसर ए है। ए का मतलब क्या? ये हो गया है। और इसमें कैसे? इसका मतलब कि जो डेविड गैरिक है वो किस सेंचुरी के हैं? डेविड गैरिक जो है दूसरे का मतलब 18वीं शताब्दी के। डेविड गैरिक किस सेंचुरी के? 18वीं शताब्दी के। जॉन जाइल गढ़, जॉन जाइल गढ़ जो है ये किस सेंचुरी के हैं? जॉन जाइल गढ़ ये 20 सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? चौथा होगा। जॉन जाइल गढ़ किस सेंचुरी के हैं? 20वीं शताब्दी के हैं। हेनरी एरविंग किस सेंचुरी के हैं? 19 सेंचुरी के। हेनरी एरविंग किस सेंचुरी के? 19 सेंचुरी के। टॉमस बेटर्टन जो है किस सेंचुरी के हैं? रेस्टोरेशन एज के।
तो इस तरह से आपने पूरा मैंने इसका सही से लगा दिया और आपको बताया करेक्ट आंसर क्या है। ए है, ए में डेविड गैरिक का दूसरा ऑप्शन द 18th सेंचुरी। दूसरा जो है वो इसका आएगा, फोर्थ का ऑप्शन है जॉन जाइगर, 20वीं शताब्दी का है। हेनरी इरविंग आपके जो है 19th सेंचुरी के हैं। थॉमस बेटरटन रेस्टोरेशन एज के हैं। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें कौन सा शेक्सपियर का प्ले करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है। आंसर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको उनके प्ले की डेट पता होगी और इससे संबंधित सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है, और उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या है। मच एडो अबाउट नथिंग सबसे पहले आया, फिर हैमलेट 1602 में आया, किंग लियर 1604 में आया, ट्रायलस और क्रेसिडा फिर उसके बाद आया। क्योंकि दो ट्रेजिडी का मुझे एग्जैक्ट डेट पता है और ये दो कॉमेडीज है जिसका डेट आपको पता करना पड़ेगा। या यहाँ पे जितने भी प्ले मेंशन किए उन सब का हमें पता होना चाहिए। लेकिन आंसर बी इज द राइट आंसर। मच एडो अबाउट नथिंग ये पहले आया, फिर हैमलेट आया, फिर क्लियर आया, फिर ट्रायलस और क्रेसिडा आया। फिर मैं बता दूं क्वेश्चन क्या है, शेक्सपियरियन प्लेज इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बी इज द राइट आंसर। मच एडो अबाउट नथिंग पहले, फिर हैमलेट, फिर किंग लियर, फिर ट्रायलस एंड क्रेसिडा। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर ने कौन कौन से प्ले लिखे, वो प्ले किस कैटेगरी में बांटे जाते हैं, उनकी डेट क्या है, वो कब आए हैं, इसका आपको एक डीप नॉलेज होना चाहिए। और इससे संबंधित काफी बढ़िया लेक्चर पीजीटी वाली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, टीजीटी वाली भी क्लास में पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है। वहां से आप वॉच कर सकते हैं, आपका डाउट दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर। इस करें कि कॉर्डेलिया की तरह जो फूल है किंग लियर में, कॉर्डेलिया की तरह जो फूल है किंग लियर में, इस वह कौन है। लाइक कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया की तरह द फूल जो फूल है किंग लियर में, उसके साथ क्या होता है। किल्ड बाई गॉन्ड्रिल टू, उसको भी गॉन्ड्रिल ने मार देती है। गॉन्ड्रिल भी एक कैरेक्टर है किंग लियर में। रेफर्ड टू बाई लियर एज दिस चाइल्ड, उसको भी जो है किंग लियर अपना बच्चा बताता है। यस, बी इज द राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कॉर्डेलिया को किंग लियर अपना बच्चा बताता है या अपना बेटी के रूप में ट्रीट करता है, ऐसे ही जो फूल है किंग लियर में, राजा किंग लियर उसको अपना जो है बच्चे के रूप में ट्रीट करता है। तो अगर कभी भी ये सारे ऑप्शन आते हैं कि किल्ड बाई गॉनरिल ट्रूप की, गॉनरिल की सेना ने उसे मार दिया, रेफर टू बाई लियर एज दिस चाइल्ड की, वो चाइल्ड वो जो है किंग लियर के द्वारा चाइल्ड के रूप में ट्रीट किया गया है। डिसलाइक बाई रेगान एंड कॉर्नवॉल पनिश्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तो उसमें जो आपका है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मलिस्ट क्रिटिक, जो फार्मलिस्ट क्रिटिक थे, मॉक्ड द कैरेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ बाय पोजिंग अ फेमस क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन है लेडी मैकबेथ। कह रहे कि जो फार्मलिस्टिक क्रिटिक थे उन्होंने हंसी उड़ाई कैरेक्टर पर बेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ, जो कि एक क्रिटिसिज्म पर आधारित था। बाय पोजिंग अ फेमस क्वेश्चन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे। कह रहे कि एक क्वेश्चन किसने पूछा, कुछ फार्मलिस्टिक क्रिटिक थे, उन्होंने क्या किया, हंसी उड़ाई और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक एक क्वेश्चन किसने पूछा है, कौन सा क्वेश्चन की, हाउ मेनी चिल्ड्रेन लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे, एक क्वेश्चन किसने पूछा। आंसर डी इज द राइट आंसर। एलसी नाइट्स और एसी ब्रैडले ने पूछा। अभी अभी याद होगा आपको कि एसी ब्रैडले ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, जो 1904 में पब्लिश हुआ है। और उसी कैटेगरी के क्रिटिक हैं एलसी नाइट्स। तो एलसी नाइट्स और एसी ब्रैडले जो है ये दो लोग हैं। इन शेक्सपियर टाइम, करें शेक्सपियर के समय, हु ओन्ड द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट।
कह रहे हैं कि शेक्सपियर के समय हु ओन्ड, किसने जीता द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, थिएट्रिकल स्क्रिप्ट को किसने जीता, द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट का अधिकार किसने जीता शेक्सपियर के समय में। प्ले राइट्स को मिला था, पेटन ऑफ द एक्टिंग कंपनी को मिला था, द प्रिंटर को मिला था, द एक्टिंग कंपनी को, एक्टिंग कंपनी। ये भी एक बहुत नया क्वेश्चन मेरे लिए भी है, बाकी और सब तो सुना गया है। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, शेक्सपियर के समय, इन शेक्सपियर टाइम, हु ओन्ड द राइट्स, किसको स्वामी माना गया इस चीज का, टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट की, जो थिएटर से जुड़ा हुआ जो स्क्रिप्ट है जो लिखा जा रहा है, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन था, द एक्टिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मॉडर्न प्लेज बाय ब्रिटिश प्लेराइट एक्चुअली पुट्स शेक्सपियर एज कैरेक्टर ऑन स्टेज। करें वो कौन सा मॉडर्न प्लेज है जो ब्रिटिश प्लेराइट्स ने लिखा जिसमें वास्तव में शेक्सपियर को एक कैरेक्टर के रूप में स्टेज पर दिखाया गया है। एडवर्ड बार्न्स बिंगो, हैरोल्ड पिंटर्स माउंटेन लैंग्वेज, टेरिंस रैटिगन्स इंस्पेक्टर कॉल्स, जो आर्टान्स लूस। ये इज द राइट आंसर, एडवर्ड बॉर्न्स बिंगो। एडवर्ड बॉर्न्स बॉर्न्स बिंगो का, एडवर्ड बॉर्न्स बिंगो का जो प्ले है, ये मॉडर्न प्ले राइट है। एडवर्ड बॉर्न्स का बिंगो एक उनका प्ले है। इसमें जो है क्या किया गया है कि खुद शेक्सपियर को एक एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया स्टेज पर। इसमें खुद शेक्सपियर को एक कैरेक्टर के रूप में स्टेज पर प्रेजेंट किया गया। तो विच ऑफ द मॉडर्न प्लेज बाय अ ब्रिटिश प्लेराइट एक्चुअली पुट्स शेक्सपियर एज अ कैरेक्टर ऑन स्टेज, एडवर्ड बॉर्न्स बिंगो है इन हिज व्यूज ऑन द डेथ ऑफ कॉर्डिलिया। कर इन हिज व्यूज, उनकी नजर में, किनकी नजर में, इन हिज व्यूज ऑन द डेथ ऑफ कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया की मौत पर, इन किंग लियर, किंग लियर में, विच इज द ग्राउंड नॉट स्पेसिफिकली साइटेड बाय सैमुअल जॉनसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हिज व्यूज करें कि उनकी नजर में ऑन द डेथ ऑफ कॉर्डिलिया, जब कॉर्डिलिया की डेथ होती है, किंग लियर में, विच इज द ग्राउंड, वह कौन सा ग्राउंड है, नॉट स्पेसिफिकली साइटेड, जिसका एक तरह से साइट नहीं किया गया या उसका उद्धरण नहीं किया गया है बाई सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इट इज कंट्रेरी टू द नेचुरल आइडियाज ऑफ जस्टिस, यह नेचुरल आइडियाज ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में था। इट इज कंट्रेरी टू नियो प्लेटोनिक आइडिया ऑफ डिकोरम, यह नियो प्लेटोनिक आइडिया ऑफ डिकोरम के विरोध में रहा है। इट इज कंट्रेरी टू द होप ऑफ रीडर, यह रीडर की उम्मीद के अगेंस्ट में रहा है। इट इज कंट्रेरी टू द फेथ ऑफ क्रॉनिकल्स, यह जो विश्वास का क्रॉनिकल रहा उसके अगेंस्ट में रहा। Answer B is the right answer. It is contrary to Neoplatonic idea of decorum. यह जो Neoplatonic idea of decorum था उसके अगेंस्ट में था। It is contrary to Neoplatonic idea of decorum. It's a very important question. It is contrary to Neoplatonic idea of decorum. बाकी उन्होंने सारे उदाहरण दिए, सारे साइड दिए, यही उन्होंने नहीं दिया हुआ है कि नियो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट। नियो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लेटो का कॉन्सेप्ट, जिसपे जो है, जो प्लेटो थे उनका अपना जो कॉन्सेप्ट था लव को लेकर के या आइडिया ऑफ डिकोरम को लेकर, ये बात वो नहीं करते, बाकी सारी बातें करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग। करें पहला जो उदाहरण है फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग का, फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि फीमेल का कैरेक्टर कोई मेल पहने, उसको फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग कहा गया। पहला जो उदाहरण फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग का था, विद द डिसकंसर्टिंग नुआंसेस ऑफ अ बॉय एक्टर, जिसको कि एक बॉय एक्टर ने किया था, ड्रेसिंग एज अ बॉय, जिसने अपने आप को जो बॉय के रूप में ड्रेस किया, व्हाइल प्लेइंग द रोल ऑफ अ वुमन, जबकि वह वुमन का रोल प्ले कर रहा था इन द ड्रामेटिक वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर। ड्रामेटिक वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर में वो कहाँ देखने को मिलता है, पहली बार वो कहाँ पे आता है। आंसर ए इज द राइट आंसर, द टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। जो द टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना जो उनका प्ले है, इस प्ले में पहली बार फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग का
एग्जाम्पल मिलता है. व्हाट डू यू गेट? वी गेट द फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम in the play The Two Gentlemen of Verona. Verona. The Two Gentlemen of Verona. The first instance of female cross-dressing with the disconcerting nuances of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare. Identify Falstaff first words in Henry Fourth पार्ट फर्स्ट. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. फाल्स्टाफ एक कैरेक्टर है जो किसमें है? हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में. और जगहों पर भी फाल्स्टाफ आए हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि फाल्स्टाफ जो कैरेक्टर है हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में, उनके पहले शब्द क्या है? Now, Harry, what time of day is it light? Now, Hall, what time of day is it light? Now, Harry, what time of night is it light? Now, Hall, what time of night is it light? आंसर बी इज द राइट आंसर. नाउ हॉल. उन्होंने हैरी को संबोधित नहीं किया, हॉल को संबोधित किया है. और किसकी बात की है? डे की बात की है, ना कि नाइट की बात की. नाउ हॉल. हाल बताइए. व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लाइट? लड़के बताइए. पहला शब्द रहा किसका? फॉल्स्टाइफ. जो फॉल्स्टाइफ एक कैरेक्टर है, उनको आइडेंटिफाई पहला शब्द कोई